नमस्कार। अभी हमने हीट चैप्टर पढ़ा हुआ था, उसके करीब हमने एमसीक्यूज किए हुए थे। अब उसी हीट के एक एनर्जी टाइप, अनदर टाइप ऑफ एनर्जी विच इज लाइट, विच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। हमको जो दिखता है ना दुनिया में, वो सब लाइट है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, नथिंग इज डार्कनेस। अंधेरा कुछ नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तो उसी प्रकाश को जगमगाने के लिए, उस अंधेरे को दूर करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए हम शुरू करते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पर उसके पहले हम कुछ लाइट के, जो हीट के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को जरूर करना चाहेंगे। तो पहला जो हमने 10 क्वेश्चन किए हुए थे, 11th क्वेश्चन हमारा जो है वो दैट इज, शरीर द्वारा विकिरण पर अवशिष्ट ऊष्मा किस कारक पर निर्भर करती है? At what factor heat absorbed on radiation by the body depend on? डिस्टेंस पर करती है, सोर्स ऑफ हीट पर करती है, इस कलर पर करती है, ऑल ऑफ द अबव। किस पर डिपेंड करती है ये एनर्जी, किस पर डिपेंड करती है? आंसर बड़े सोच के लगाइएगा और ब्लैक बॉडीज को याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडीज क्या होती है। ठीक है, उन चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे, किरचॉफ लॉ, स्टीफन लॉ, इस पर बेस्ड होकर बात करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। और सभी का आंसर ज्यादातर सही हो रहा है, वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो उसका कलर होगा, ब्लैक बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, व्हाइट बॉडी ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए रेडिएशन डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, कलर पर, सोर्स ऑफ द हीट पर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक लकड़ी के चम्मच को एक कप आइसक्रीम में डुबोया जाता है, इसका दूसरा छोर विकिरण की तो क्या होगा? इसका दूसरा छोर क्या होगा? ए, विकिरण की प्रक्रिया ठंडा हो जाता है, बी, चालन की प्रक्रिया ठंडा होता है, सी कहता ठंडा ही नहीं होता है, डी कहता संवहन की प्रक्रिया ठंडा होता है। अ वुडन स्पून ए डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। आइसक्रीम खाई होगी ना, अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे हम लोग आइसक्रीम खाने की, तो आप लोग ठंडे में खाई होगी ना। तो बताइए क्या हुआ? बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, does not become cold by the process of convection। तो आपको बताना है कि जो लकड़ी है वो किस प्रोसेस से ठंडी या गर्म होती है, या कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है उसके साथ? बताइए, उसके साथ क्या होता है? क्या आपने उस दिन आइसक्रीम खाई थी, जिस दिन हम आइसक्रीम की चर्चा कर रहे थे, तो क्या कोई फर्क पड़ा था लकड़ी की चम्मच पर? क्या आपने चम्मच का यूज ही नहीं किया था? बताइए। करेक्ट आंसर होगा कि कुछ भी नहीं होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। लकड़ी का चम्मच ठंडा नहीं होगा। ठीक है, लकड़ी इसलिए ठंड में जो आपके दरवाजे में जो हैंडल होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, इसलिए वो ठंडे या गर्म लग सकते हैं, पर लकड़ी ठंडी गर्म नहीं लग सकती है। इसलिए अगर आप लोहे की कुछ चेयर पर बैठते हैं और वुडन चेयर पर बैठते हैं, तो लोहे की चेयर ज्यादा ठंडी लगेगी, वुडन चेयर नहीं लगेगी। गर्मी में बैठते हैं तो वुडन चेयर गर्म नहीं लगेगी, पर लोहे की चेयर आपको गर्म लगेगी। समझ में आ रहा आपको? नेक्स्ट, अगला प्रश्न। माइक्रोवेव ओवन में निम्न तंत्रों में से एक में गर्मी प्रभावित होती है, चालन, संवहन, डिफ्यूजन, विकिरण। इन द माइक्रोवेव ओवन द हीट फ्लोज इन वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म से माइक्रोवेव में हीट ट्रांसफर होती है, फ्लो होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, डिफ्यूजन, रेडिएशन। बताइए। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है जैसे हमने कहीं पर परफ्यूम स्प्रे किया उस कमरे में, और इस कमरे तक अगर उसकी खुशबू आ रही है, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। विसरण के कारण ऐसा हो रहा है। तो माइक्रोवेव ओवन में क्यों होता है वो आपको बताना, इसका रीजन क्या है माइक्रोवेव ओवन का। बिल्कुल सही है, माइक्रोवेव ओवन में जो होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है, मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ मीडियम।
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। क्लियर है? सो द आंसर इज डी। अगला प्रश्न, कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र प्रक्रिया है? Which the following is the fastest process of heat transfer? चालन, संवहन, विकिरण, इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब सूरज से जो रोशनी आती है वो इंसोलेशन के थ्रू आती है। तो सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या है हीट ट्रांसफर करने की? ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, डी इंसोलेशन। क्या पैटर्न होगा? एक अनुमान लगाएंगे, सन से एनर्जी कितने टाइम में लौट कर आ जाती है, सूर्य से ऊष्मा आने में कितना, हीट आने में कितना टाइम लगता है। तो नो डाउट आप आंसर लगाएंगे रेडिएशन। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा रेडिएशन। ठीक है, ऊपर भी आंसर रेडिएशन है, यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएशन, विकिरण। विकिरण इसका आंसर। ठीक है, चलो खाना पकाने के बर्तन पर काला रंग चढ़ाया जाता है क्योंकि काले पदार्थ अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, काले पदार्थ अधिक ऊष्मा परावर्तित करते हैं, काली सतह को साफ करना आसान होता है, बर्तन खराब नहीं होते। A cooking pot is coated black because black substance absorb more heat, black substance reflection more heat, black surface are easier to clean, the material of the pot would not be damaged। ये पॉट का मटेरियल है वो खराब नहीं होता है। तो क्या कारण है इस जिसके कारण हम यूज, अच्छा बताओ, बर्तन हम क्यों यूज करते हैं? हीट रिफ्लेक्ट करने के लिए कि एब्जॉर्ब करने के लिए? हीट रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हीट एब्जॉर्ब करने के लिए? नो डाउट वी यूज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि काले पदार्थ ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, इसलिए कहा जाता है गर्मी में ब्लैक शर्ट नहीं पहनना चाहिए, डार्क कपड़े नहीं पहनना चाहिए। व्हाइट रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए कहा जाता है कि व्हाइट पहनना चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या पहनना चाहिए? व्हाइट पहनना चाहिए। कि व्हाइट क्या करते हैं, आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए गर्मी में जो छाता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? व्हाइट कलर का छाता होना चाहिए, जो सनरेज को रिफ्लेक्ट करे, जो हीट को रिफ्लेक्ट करने का काम करे। क्लियर है? एक कमरे में एक धातु की मेज पर एक गर्म चाय का प्याला अपनी गर्मी खो देता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है। A cup of a hot tea on a metal table in a room loses its heat by conduction, convection, radiation, all of the above। चाय का कप ठंडा क्यों होता है, किसके कारण ठंडा हो जाता है, बताइए। भाई एक चाय के कप से चाय का कप ऐसे भरा, मेटल है ये, टेबल मेटल की है, तो ये टेबल जो गर्म होगी, ये टेबल गर्म होगी कंडक्शन से, और इस एनवायरमेंट की जो एयर है वो गर्म होगी कन्वेक्शन से, और जो दूर कहीं गर्मी महसूस होगी इसकी भाप की होगी रेडिएशन। तो तीनों मेथड का यूज होगा इसमें। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सभी चालन, संवहन, विकिरण, तीनों प्रक्रिया के कारण ये अपनी गर्मी को खो देगा। किस किस के कारण? चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण ये अपनी गर्मी को क्या करेगा? खो देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वह सतह जो किसी दिए गए तापमान पर अधिक ऊष्मा विकृत करती है।
द सरफेस विच रेडिएट मोर हीट एट अ गिवन टेम्परेचर इज, मतलब कौन ज्यादा हीट को रेडिएट करेगा, हीट को कौन ज्यादा रेडिएट करने का काम करेगा। तो पहली चीज तो ये कि निकालेगा हीट वही जो हीट ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, हीट ज्यादा जो एब्जॉर्व करेगा वो हीट ज्यादा निकालेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि कौन एब्जॉर्व करता है, वही एमिट करेगा। रिफ्लेक्शन अलग है और एमिशन अलग है, ध्यान से समझिए। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि इस पर मोबाइल पर पड़ी लाइट, हीट पड़ी और उसने हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया, हीट को रिटर्न कर दिया, दैट इज रिफ्लेक्शन। एमिशन क्या होता है कि पहले हीट इस पर पड़ी, इस बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया और जैसे ही हीट पड़ना बंद हुई इसने अपने अंदर से हीट को निकालना शुरू कर दिया। जो हीट एब्जॉर्ब की थी उसी को निकालना एमिशन या रेडिएटेड कहलाता है। जब हीट पड़ेगी और रिटर्न जाएगी दैट इज रिफ्लेक्ट होता है। और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करके फिर हीट अपने अंदर की जो एब्जॉर्ब की है उसको वो बाहर निकाल रहा है, वो कहलाएगा रेडिएट और एमिट। डिफरेंस समझ में आया दोनों में कि दोनों में अंतर क्या है? क्लियर है? तो यहां पर अच्छा एमिटर बनने के लिए गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर्स, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं वही तो अच्छा एमिट्स करते हैं। जो एब्जॉर्ब अच्छे नहीं करते, पुअर एब्जॉर्बर और पुअर एमिटर्स, बट पुअर एब्जॉर्बर आर गुड रिफ्लेक्टर। जो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं वो गुड रिफ्लेक्ट करते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट ही करेगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा सरफेस है जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? हमने अभी तक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में सुना था कि व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा आंसर आइदर ए होगा या डी होगा। पर फिर वही डाउट कि चमकदार पॉलिश की हुई सफेद सरफेस होगी या खुरदरी, कौन सी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी? तो हमेशा रफ ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए आंसर होगा डी, काला और खुरदरा। पॉलिश बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिश क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जब अपने जूते में शू में ब्लैक पॉलिश करते हैं, क्यों करते हैं? रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए। क्लियर? जिसमें रिफ्लेक्शन बढ़ जाए इसलिए शू शाइनिंग करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? जूतों को चमकाने का काम करते रहते हैं। क्लियर है? आंसर क्या होगा? ब्लैक एंड रफ, डी। अब ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी कौन सी होती है? जो काले रंग की होती है। बी, जो सभी ऊष्मा को परावर्तित कर दे, जो सभी ऊष्मा विकिरण को संचरित कर दे। डी, उस पर पड़ने वाली सभी तरंग दैर्घ्य की ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच is black in color, reflect all heat, transmit all heat radiation, absorb heat radiation of all wavelength falling on it। देखिए मैंने आपको बताया था उस दिन ब्लैक बॉडीज में साफ साफ बोला था कि ब्लैक बॉडीज का ब्लैक होना कंपलसरी नहीं, ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। पर यह जरूर है कि कंप्लीट ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट्स को, हीट को फुली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आंसर होगा डी, जो एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन ऑल वेवलेंथ ऑफ सन। ठीक है, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। क्लियर है? परम शून्य तापमान को किस रूप में लिया जाता है? किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? आइदर -27 डिग्री फ़ारेनहाइट, 27 डिग्री सेल्सियस, 273 फ़ारेनहाइट, -273 सेल्सियस। क्या होता है ये? क्या वो -273 फ़ारेनहाइट होता है, -273 सेल्सियस होता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है, कि 273 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? क्या होता है? मैंने ऑप्शन यहां लिख दिए, क्या होता है बताइए।
करेक्ट आंसर होगा डी, -273 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं परम शून्य ताप, या 0 डिग्री केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन को हम कहते हैं परम शून्य ताप कहते हैं, जिसकी एक्चुअल वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये होता है एक्चुअल वैल्यू। अगर इसमें से इन दोनों ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है तो इसको टिक करिएगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू होगी -459.67 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी? -459.67 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते। आप लोग आंसर भी देते रहिए, बढ़िया। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ग्रोज, डिक्रीज, डज नॉट चेंज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। हमने भैया इतना तो पढ़ा है, इतना भी नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है। और मैंने जो आपको पढ़ाया थोड़ा बहुत याद भी है कि 0 से लेकर 4 डिग्री के बीच में वाटर का बिहेवियर एबनॉर्मल होता है। मतलब नॉर्मली जितने भी लिक्विड होते हैं 0 से 4 डिग्री पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। पर पानी क्या करता है? 0 से लेकर 4 के बीच अपना आयतन, वॉल्यूम क्या करता है? घटाता है। और 4 डिग्री के बाद वो नॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। नॉर्मल मतलब 4 डिग्री के बाद उसका आयतन बढ़ने लगता है। यही पढ़ा है ना हमने? बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि 0 से इसने 10 पूछा है, 0 से 10 डिग्री पूछा है, तो 0 से 4 बीच में आ गया, तो 4 तक क्या होगा? कम होगा फिर बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। पहले घटता है फिर बढ़ता है। समझ में आ रहा है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं लाइट। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू चलता है। कौन से के थ्रू चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें से यूवीए लिखा है, यूवी, एक्सरे, गामा, ये लिखा है इंफ्रारेड, रडार, फ्रीक्वेंसी, टीवी के शॉर्ट वेव्स, एटीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम। इसमें से छोटा सा बीच का वेवलेंथ होता है, इसको कहते हैं विजिबल लाइट। बस हम यही देख पाते हैं। हम ना यूवी देख पाते हैं, ना एक्सरे, ना गामा, ना इंफ्रारेड, ना रडार, ना एफएम, ना टीवी, कोई वेव्स को हम नहीं देख पाते। वी कैन सी ओनली दिस लाइट, विजिबल लाइट, विच इज विवग्योर। समझ में आ रहा है? इसके अलावा हम कोई लाइट नहीं देख पाते। समझ में आ रहा है? हम केवल दिस विजिबल, हमने यूवी नहीं देखा आज तक, ना इंफ्रारेड देखा, ना एक्सरे देखा, ना गामा देखा। पर जो ये लाइन बनी इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम जब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इट इंक्रीज एनर्जी। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा की होगी। गामा के बाद एक्सरे की होगी, एक्सरे के बाद यूवी की होगी, यूवी के बाद विजिबल लाइट की होगी जो हम देखते हैं, विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड की होगी, आईआर की। ये क्रम याद रखिएगा, इसलिए मैंने चित्र आपको बना कर दिया। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा, मतलब अवरक्त प्रकाश की, आईआर की, इंफ्रारेड की वेवलेंथ यूवी से ज्यादा होगी। ये चार्ट याद कर लेंगे, कंप्लीट है चार्ट आपका। मतलब उस डायरेक्शन में जाते जाएंगे हमारी वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूसरा ये बता रहा है कि व्हाइट लाइट जब इससे पड़ती है, इट कन्वर्ट इनटू अ सेवन लाइट, दैट इज नोन एज अ विबग्योर, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं बैजानी, हपीनाला, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
क्लियर है? तो ये है लाइट। दूसरा लाइट में बता रहा है कि देखिए कैसे इस लाइट के कॉम्बिनेशन से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और ये रेनबो हमारे पास फॉर्म हो जाता है। इंद्रधनुष बनने के लिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों जरूरी है, और हम ऐसा देखते हैं व्हाट वी सी। क्लियर है? तो ये है लाइट। लाइट ही वो चीज है जिसके कारण दुनिया को हम देख पाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज अ डार्क। थैंक्स टू गॉड सन, सूर्य देवता को धन्यवाद। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको यहां पर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो लाइट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, उसको बना लीजिएगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। एक मिनट पीछे चले गए हम थोड़ा सा, आगे मूव करने की जरूरत थी हमको। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक प्रकार की ऊर्जा है लाइट, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑन साइट ऑफ आवर आईज। इसी के कारण हम सब देख पाते हैं, यही वो चीज है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि को अनुभूति प्रदान करता है। उसकी एक ब्रांच है फोटोमेट्री। फोटोमेट्री क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा के नापने का काम करती है। देखो एग्जाम में कितना अच्छा प्रश्न हो जाएगा। फोटोमेट्री क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा को नापने का काम करती है। बन जाएगा व्हाट इज फोटोमेट्री? इज अ ब्रांच विच डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ लाइट। जो प्रकाश की माप से संबंधित होती है उसे फोटोमेट्री कहते हैं। और हम प्रकाश के कारण ही देखते हैं। ये लाइट इस पर बहुत सारे कलर की पड़ रही है, पर जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो हमको दिखेगी। रिफ्लेक्ट येलो हो रही है, सो दैट दिस बोर्ड लुक्स येलो, इसलिए ये बोर्ड येलो दिख रहा है। ये कीड़ा है, इसके ऊपर भी ढेर सारी इंसेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है, पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के पास आ रही है, हमें वो कलर का कीड़ा वो दिखेगा। ये इसका सरफेस रेड दिख रहा है क्योंकि हमारे पास रेड का लाइट ही रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का ही एक रूप है। ये प्रकाश जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलने का काम करता है प्रकाश। फिर प्रश्न उठा कि ये चलता कैसे होगा? अगर ये चलता है तो कैसे चलता होगा? इसके कोई चलने का तरीका तो होगा, कोई सिस्टम तो होगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एम्पलीट्यूड है, ड्रॉ है, एक क्रस्ट है। सबसे ऊंचाई, हिंदी में इसको श्रृंग कहते हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा चेक कर लेंगे इसको, है ना? इसको कहते हैं श्रृंग, इसको कहते हैं गर्त। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इस तरह से चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह चलती है? इस तरह चलती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ में आ रहा है? बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। दीज आर द अनुप्रस्थ तरंग है। अब बात आती है, लाइट चलती तो है, पर कैसे चलती है? उसका कोई चलने का तरीका तो होगा ना, कि नहीं होगा? तो चलने का तरीका क्या है, तो हम उस तरीके की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। ये देखिए लाइट चल रही है, किस फॉर्म में चल रही है? पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है, अणुओं के रूप में चल रही है। तो न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। किसने कहा? न्यूटन ने दी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। प्रकाश कणों के रूप में चलता है। फिर एक विद्वान और आए, उन्होंने नो नो नो, इट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वो थे हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी बढ़ रही है, नए नए थ्योरीज आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। थॉमस यंग ने व्यतिकरण को समझा दिया।
मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम बताया, फिर प्लांक आए, प्लांक ने रुको भाई, ये ना मॉलिक्यूल फॉर्म में चलती है ना वेव फॉर्म में, ये छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, गुच्छे होते हैं, जो एनर्जी के बंडल्स होते हैं, इस फॉर्म में चलती है। प्लांक ने इन एनर्जी के बंडल्स को क्वांटम कहा, व्हाट ही कॉल्ड क्वांटम। ये जो एनर्जी के बंडल होते हैं ये क्वांटम फॉर्म में होते हैं। किसने कहा? ये प्लांक ने कहा कि इन एनर्जी के बंडल के फॉर्म में चलती है। ये एनर्जी के बंडल होते हैं जिसके फॉर्म में ये चलती है। और आइंस्टीन ने इन बंडल्स को फोटॉन कह दिया। आइंस्टीन ने इस बंडल को कह दिया फोटॉन कह दिया। फिर डी ब्रॉगली ने फाइनली कंक्लूजन दे दिया, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो द्वैत होती है, दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है? द्वैत प्रकृति होती है। वो कण के रूप में भी चलता है, तरंग के रूप में भी चलता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हो गया? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। समझ में आ रही बात यहां पर? अब एक एक करके आपको लिख देता हूं तो आप भी अपने नोट्स बना लेंगे, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। न्यूटन कहते हैं, न्यूटन ने क्या दिया थ्योरी को? कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, मॉलिक्यूलर थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी। फिर आए हाइगेंस, ये दिए हाइगेंस, इनका कहना है वेव्स थ्योरी, तरंग के रूप में चलता है। फिर आए प्लांक, प्लांक बोला नहीं भाई क्वांटम है सब कुछ। लोगों ने क्वांटम क्या होता है, किसे कहते हैं क्वांटम? तो उन्होंने बोला ये एनर्जी के बंडल से, जिसको आइंस्टीन ने क्या नाम दे दिया 1905 में? फोटॉन। फिर एक बंदा आया जिसका नाम था डी ब्रॉगली, इसने कहा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश कैसा है? द्वैत प्रकृति, दोहरा व्यवहार करता है, द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति मतलब इनका मानना है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। डी ब्रॉगली कहते हैं वो कभी कणों के रूप में चलता है और कभी तरंग के रूप में चलता है, मतलब दोनों को फॉलो करता है, मॉलिक्यूल्स को भी फॉलो करता है और वेव्स को भी फॉलो करने, मॉलिक्यूल्स को भी फॉलो करता है और वेव्स को भी फॉलो करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज नोन एज अ nature of light. So what is the nature of light? Dual nature of light as per Mr. D. Broglie. ये प्री में आ जाएगा, मेंस में लिखने आ जाएगा, राइट डाउन द नेचर ऑफ द लाइट। पॉसिबिलिटी कम है थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चंस की, पर प्री में पूछेंगे कि मैच द फॉलोइंग, न्यूटन ने क्या कहा, हाइगेंस ने क्या कहा, प्लांक ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने क्या कहा। ये सिंगल क्वेश्चन है, हु गिव द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट थ्योरी, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको मिल जाएगा कि डी ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, अब एक बात और आती है कि प्रकाश की गति क्या होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब मेरा क्वेश्चन होता है कि ये कहां होती है, वेयर? ए एयर में होती है, बी पानी यानी जल में, वाटर में होती है, सी वैक्यूम यानी निर्वात में होती है, डी सब जगह एक समान होती है, इट्स सेम ऑन एवरी मीडियम, सब जगह एक समान होती है। द स्पीड ऑफ लाइट सेम एवरीवेयर, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, माध्यम से कोई मतलब नहीं होता है, वो सब जगह उसकी स्पीड एक जैसी होती है। क्या विचार है भैया आपका?
क्या होगा आंसर, बताइए आंसर क्या होगा इसका। यस, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम, वैक्यूम में होगी 3 लाख किलोमीटर। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती मीडियम की, एज डेंसिटी इंक्रीजेस, सघनता बढ़ती है, चाल कम होती है, द स्पीड डिक्रीजेस। पर हम कहते हैं लाइट तो रेडिएशन से आती है भाई, वो लाइट हीट ट्रांसफर करने का तरीका है। स्पीड अलग चीज है, ट्रांसफर मेथड अलग चीज है। वो ट्रांसफर करने का एक तरीका है, पर वो किस स्पीड से चलेगी ये डिपेंड करता है मीडियम पे। इट मीन द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मीडियम, बट द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ हीट फ्रॉम सन मीन्स रेडिएशन प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात समझ में आ रही है। एक और प्री का क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, इसको पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके सारी है टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन है आपके पास। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे पहले सर्वप्रथम किसने नापी, सर्वप्रथम हु मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले प्रकाश की चाल को नापने का काम किसने किया। अच्छा प्रश्न है, प्री का नहीं है। प्रकाश की चाल को नापने का काम सबसे पहले किसने किया। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले नापने का काम रोमर ने किया, रोमर। अब और टफ क्वेश्चन कर लेते हैं कि रोमर ने जब स्पीड ऑफ लाइट मेजर की, उसने किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के सैटेलाइट पर फोकस होकर किया। उसने एक ग्रह है, उसके उपग्रहों का अध्ययन कर प्रकाश की चाल को बिल्कुल करेक्ट निकालने का काम किया। 2.999 पॉइंट समथिंग निकाला उसने। तो किस ग्रह के उपग्रह पर बात की उसने, तो वो ग्रह के उपग्रह है जुपिटर। बृहस्पति के उपग्रहों का अध्ययन कर उसने ये इंफॉर्मेशन निकाली। बृहस्पति के उपग्रह, नॉट बृहस्पति के उपग्रह का अध्ययन। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट निकालने वाले फीजो हैं, फोको हैं, डी ब्रॉगली हैं। इन्होंने भी स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया, पर पहले करने वाले बंदे का नाम रोमर। ठीक है, पहले करने का नाम क्या है, रोमर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने का नाम किसका नाम है, रोमर। बाकी फीजो, फोको, डी ब्रॉगली ने भी इस लाइट को मेजर करने का, प्रकाश की चाल को नापने का काम किया। और प्रकाश की चाल किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। एज मीडियम डेंसर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। जैसे जैसे वातावरण सघन होता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण से पढ़ने वाले के लक्षण क्या है, तो पढ़ने वाले लक्षण के टेबल कुर्सी बैठा मिलता है, हमेशा बुक्स पढ़ता है, नॉलेज की बात करता है, वो पढ़ने वाले के लक्षण है। वैसे प्रकाश की विशेषताएं, फीचर्स क्या है। तो पहली फीचर्स है प्रकाश का ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत
चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसमें के रूप में चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय। सेकंड, स्ट्रेट, सीधा चलता है। प्रकाश ऐसे नहीं चलता है कि ऐसे चले, ऐसे नहीं चलता है। प्रकाश अगर टर्न भी होगा तो सीधे चलेगा, जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होगा उसी एंगल से जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, वो इस तरह से नहीं चलेगा, मुड़ेगा नहीं, सीधा चलता। अगर वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है तो किसी जिस साइड पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो रहा उसी एंगल से बाहर जाएगा। प्रकाश सदैव क्या चलता है? सीधा चलता है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। बता चुका हूं मैं, जैसे माध्यम होगा वैसे वैसे चले। ठीक है, चलने के लिए, चलने के लिए बात कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। नो मीडियम, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट जो होती है वो ट्रेवल होती है रेडिएशन से, जो हमारे पास आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है, विकिरण के द्वारा आती है। तो धरती पर फिर वो चालन, संवहन, विकिरण सब तरीके से फैलती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ बाय ऑल प्रोसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहां समझ में आया? ये होगी प्रकाश की विशेषता है। विदाउट किसी को, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है भैया, ये बताइए जरा, ये सब हो क्या रहा है? ये देखिए, ये टॉप पानी के अंदर दिख रहा है, ये पेड़ यहां दिख रहे हैं, ये चोटी यहां दिख रही है, ये वाला पेड़ यहां दिख रहा है, सनसेट नीचे भी दिख रहा है। दिख रहा है कि दिख रहा है? ये देखो पूरा पहाड़ का जो स्केप, लैंडस्केप बना है वो अंदर दिख रहा है। यहां पर भी देखो ऐसा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या रीजन इसका? इस सबका रीजन एक तो है कुछ ना कुछ, जो हो रहा है उसकी कॉपी हो रही है यहाँ पर। जो यहाँ हो रहा है उसकी कॉपी यहाँ हो रही है, जो ऊपर है वो नीचे है। इट्स नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, आपने बचपन में काफी कुछ शैतानी वगैरह की होगी तो आपको परावर्तन पता होगा। जो मिरर होता है उसको सूरज की रोशनी सेट करके आप, जो तेज गति आती, चमकना होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। जिस एंगल से लाइट आ रही उसी एंगल से वापस जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रे पड़ रही है इस पॉइंट पर, और जिस एंगल से यहां पड़ रही है उसी एंगल से यहां से वापस चल रही है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। क्लियर है? चलिए, ठीक है, ये दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, खूब प्रैक्टिकल किए होंगे आपने 10th 9th 10th 11th 12th में। सबसे इजी प्रैक्टिकल होता है, यहां पर एक परपेंडिकुलर होता है, जहां पर लाइट पड़ती है, जहां पर इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट होती है, कि जो आपतित किरण होती है यहां पड़ेगी और यहां से वो रिटर्न हो जाएगी। तो जो बीच में जो एंगल बना है, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को आई कहते हैं, इस एंगल को आर कहते हैं। आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहते हैं आपतन कोण
तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये कहती है कि आई मस्ट बी इक्वल टू आर, द एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर। मतलब आई कोण आर कोण के बराबर होना चाहिए। इट मींस आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। पूछ लेते प्री में कि परावर्तन में क्या होना चाहिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और दूसरा क्या होना चाहिए, लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। जिस माध्यम से आएगी वही वापस जाएगी। एक और चीज होती है, दिस रे ऑफ इंसिडेंस and this ray of reflection and this perpendicular at same point, ये आपतन किरण जहां लाइट पड़ रही है और जहां से लाइट निकल कर रिफ्लेक्ट हो रही, परावर्तन किरण और ये अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये तीनों एक ही सिंगल पॉइंट पर होते हैं, परपेंडिकुलर, रे ऑफ इंसिडेंस एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही जगह पर होते हैं। तो कुल मिलाकर आपने 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट है ये बराबर होना चाहिए, दूसरा ये है, और तीसरा एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। इसको कहते हैं परावर्तन। क्लियर है? समझ में आया परावर्तन? कोई डाउट किसी को? ये किसको कहते हैं परावर्तन? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आता है रिफ्रैक्शन। देखिए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वही होगा जहां अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी जहां होगा उसे वहीं पर होगा रिफ्लेक्शन। अपारदर्शी मतलब ओपैक, जो ओपैक होगा वही रिफ्लेक्शन होगा। फिर रिफ्रैक्शन कहां होगा? जो पारदर्शी होगा। पारदर्शी में जो ट्रांसपेरेंट होगा, पारभाषी, ट्रांसलूसेंट होगा, वहां पर होगा ये रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? जो रेज है उस मीडियम को क्रॉस करना चाहिए, और रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए? उसी मीडियम में रिटर्न हो जाना चाहिए। जब अपने ही माध्यम में लौट आती तो वो रिफ्लेक्शन होता है, जब उसको क्रॉस कर जाती तो वो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब होता क्या वो हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये एक ग्लास का स्लैब है, एक कांच है, एक कांच का टुकड़ा है, ये एयर है, ये वायु है। जब किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास की कि एयर की? एयर जो होगी वो रेयरर मीडियम होगी कंपैरेटिवली, इसकी ये डेंसर मीडियम होगी, ये सघन होगी, ये विरल होगी, ये भी विरल होगी। तो रिफ्रैक्शन कहता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, ध्यान से समझना, में इसको जाना चाहिए थे ऐसे, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था,
पर होगा क्या, ये चला जाएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन, मतलब इट नियर टू परपेंडिकुलर, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसमें ना जाकर परपेंडिकुलर के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर परपेंडिकुलर बना देते यहां पर। अब इसको जाना चाहिए कैसे, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन कहां से कहां जा रहा है, डेंस टू रेयर जा रहा है, डेंस टू रेयर जा रहा है, पहले रेयर टू डेंस जा रहा था। तो अब क्या करेगा वो, अब वो अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से दूर हो जाए। तो मतलब जो लाइट यहां से गुजरी है वो यहां से निकलती दिखाई देगी, पहले अंदर जाएगी फिर बाहर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक चीज समझ में आई इसमें, इसको नोट कर लेंगे आप, फिर मैं एक और चीज समझाता हूं। व्हेन डेंस टू रेयर, जब डेंस टू रेयर जाएगी तो इसको जाना चाहिए, ये मान लेते हैं डेंस है और एक रेयर है, ये परपेंडिकुलर है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन कहां कहां जा रही है, डेंस टू रेयर जा रही, तो अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर, तो कहां से निकल जाएगी ये, ऐसे, अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है? ये अभिलंब से दूर हट जाए, तो पहली कंडीशन ये होगी, पहली फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, when move from rare to dense, जब वो विरल से सघन में जाएगी, जब विरल से सघन में जाएगी तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब जाना कैसे उसको, ऐसे जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन होगा क्या, नियर टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के पास आ जाएगी। ये कब होगा, व्हेन रेयर टू डेंस, ये कब होगा, डेंस टू रेयर। ये होगी सेकंड कंडीशन, और इसमें मैंने दोनों कंडीशन बना दी है, तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नोट कर लिया आपने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई डाउट, देख लीजिए अच्छे, समझ लीजिए सारा कुछ, कोई क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, याद है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और करते हैं, ये डेंस, ये रेयर, हिंदी में कहते हैं सघन, इसको कहते हैं विरल। अरे सघन मतलब कांच, विरल मतलब हवा, कंपैरेटिवली बात होती ना, कांच ज्यादा डेंस है वाटर की तुलना, तो वाटर रेयर हो जाएगा, कांच डेंस हो जाएगा। लेकिन जब एयर और वाटर की बात होगी तो वाटर डेंस हो जाएगा, एयर रेयर हो जाएगी, डिपेंड करता है, कंपैरेटिवली है, तुलनात्मक। अब देखिए, ये जा रही रेज, और जब भी डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, इसको जाना चाहिए ऐसे, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन कहां से कहां जा रही है, डेंस टू रेयर जा रही है, तो क्या हो जाएगी, ये अपने परपेंडिकुलर से दूर हो जाएगी। लेकिन इश्यू आता है, इतना दूर होगी कि इतना दूर होगी कि इतना दूर होगी, कितना दूर होगी, ये तो बड़ी समस्या है। ये हम कैसे तय करेंगे कितना दूर होगी, थोड़ा दूर होगी, ज्यादा दूर होगी, कौन सी कंडीशन में दूर होगी, इधर ए में होगी, बी में होगी, सी में होगी, हाउ कैन वी डिसाइड वो कितना अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर होगी। ये डिपेंड करता है कंपैरेटिवली इन दोनों के मीडियम के रिलेशनशिप पर। जितनी ज्यादा सघन और विरलता का गैप ज्यादा होगा, मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूं, फिजिक्स नहीं बात कर रहा हूं, फिजिक्स की बात करेंगे,
कॉमन लैंग्वेज ये कहता है कि जितनी सघनता और विरलता के बीच का अंतर जितना ज्यादा होगा, जितना गैप होगा, मतलब अगर वो ग्लास से वाटर में जा रही है तो ज्यादा टर्न नहीं होगी, लेकिन अगर ग्लास से रेयर में जा रही तो ज्यादा टर्न होगी, दोनों के बीच का गैप ज्यादा। फिर समझाता हूं, अगर वो ग्लास से कांच से पानी में जा रही है और उसी कांच से हवा में जा रही है, एयर में जा रही है, तो ये ज्यादा टिल्ट होगी, ये ज्यादा बाहर जाएगी, ये कम बाहर जाएगी, क्योंकि कंपेरेटिवली इन दोनों के बीच की डेंसिटी का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पर एकदम से गैप बढ़ गया, इसलिए ज्यादा टिल्ट हो जाएगी, ज्यादा बाहर की तरफ चली जाएगी। मतलब किस पर डिपेंड करता है कितनी मुड़ेगी? ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का कंपैरेटिवली डेंसिटी और रेयरनेस, सघनता और विरलता कितनी है। ये तो भी कॉमन सेंस की बात। अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स एक बात करती है, ये रेज जा रही है, जाना चाहिए ऐसे, पर आइदर ऐसे हो जाएगी, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ आई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ आर। ठीक है, एंगल ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो इनके बीच की साइन वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कितना मुड़ेगी। साइन आई और साइन आर पर निर्भर करता है कितना मुड़ेगी, जिसको कहते हैं म्यू। म्यू मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना टर्न होगी ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है, इनके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ज्यादा अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, किस पर डिपेंड करता है? इस पर। आई क्या है? आई है आपतन कोण, और आर है अपवर्तन कोण, इसकी साइन वैल्यू पुट की जाए। इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पर डिपेंड करता है म्यू, म्यू पर डिपेंड करता है कितना टर्न लेगी कितना नहीं लेगी, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि सब अलग अलग कलर की लेयर होती है, कई कलर जाते हैं, मिनिमम म्यू, म्यू मींस अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सबसे कम होगा रेड का, मिनिमम होगा। और मैक्सिमम किसका होगा? तो मैक्सिमम होगा वायलेट का, बैगनी का सबसे ज्यादा होगा और लाल का सबसे कम। इसलिए लाल ज्यादा डिवेट नहीं करता है, वायलेट ज्यादा डिवेट करता है। ठीक है, इसलिए लाल ज्यादा डिवेट करता है और वायलेट ज्यादा डिवेट नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर कोई डाउट है इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, क्या हमने जिंदगी में सब देखा है कहीं पे अपवर्तन? ये सिर्फ पढ़ बस रहे, परावर्तन देख लिया, आईना मिरर चमकाना, लाइट पड़ी, देखते हैं इमेज बनती है, पर ऐसा कुछ देखा है क्या कि अपवर्तन होते हैं? चलो कोशिश करते हैं देखने की, ये देखते हैं। हम जब भी पेंसिल पानी में डालेंगे तो पेंसिल टेढ़ी दिखती है, क्यों दिखती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण दिखती है। ये बेचारा मछली मार रहा है, मछली की रियल पोजीशन ये है, पर एपरेंट पोजीशन ये देखेगी ड्यू टू अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण। एक एग्जांपल ये हो गया, तो बेचारा गलत जगह मछली मारेगा, और जो एक्सपीरियंस होगा समझ जाएंगे रिफ्रैक्शन है भैया, मछली तो यहां है। ठीक है, मतलब जिनको रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ मछली पकड़ लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो एक्सपीरियंस है मछली पकड़ने का वही पकड़ पाएंगे। पढ़ने से कुछ नहीं, तो वहां थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे साइन आई अपन साइन आर, यहां पर नहीं, यहां पर दिखेगी। ठीक है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डे आर लॉन्गर, जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, जबकि सूर्य हमारे सामने नहीं रहता है, सूरज यहां है ट्रू पोजीशन, और हम यहां खड़े हैं,
इस जगह पर। रिफ्रैक्शन के कारण सन हमको यहां दिख रहा है। इसलिए सूर्य के आने मतलब सनराइज, ध्यान समझना जरा इस बात को, सनराइज और सनसेट के बीच में तो हम रियल इमेज देखते हैं सन की, बीच में कौन सी इमेज देखते हैं? रियल इमेज देखते हैं। लेकिन सनराइज के समय हमारे सामने सूरज होता नहीं है, हमसे दूर होता है, होराइजन्स पर होता है। जब वो हमसे दूर होता है उसके बाद भी सनराइज हमको दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, सनसेट होने के बाद भी दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसलिए दिन थोड़ा लंबा हो जाता है नॉर्मल से, डेज आर लॉन्गर देन नॉर्मल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सामान्य दिनों की तुलना में, सामान्य की तुलना में सूरज लंबे समय मौजूद रहता अपवर्तन के कारण। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर ये सनसेट का टाइम है, सनसेट का टाइम है तो सूरज तो हमारे सामने है ही नहीं। अगर यहां पर एटमॉस्फेयर ना हो, चलो और बता देते हैं, अगर ये वायुमंडल ना हो, अगर ये वायुमंडल नहीं होगा भैया तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेयर है, डेंस लेयर, डेंस लेयर, डेंस लेयर, डेंस लेयर, सघन विरल है बहुत सारी। इसलिए सूरज है यहाँ पर, अगर ये वायुमंडल ना तो हमको सूरज दिखेगा नहीं। पर इसके कारण इसकी इमेज जो है कहां बन रही है? इसकी इमेज यहां बन रही है, इसलिए सूरज हमको दिख रहा है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो एक और बहुत अच्छी चीज बता देंगे, बल्ब जलाते ना, बल्ब बटन बंद करते हैं चालू करते हैं, ट्यूबलाइट चालू करते हैं, आपने ट्यूबलाइट चालू की, लाइट आ गई, बंद की, अंधेरा होगा, वैसा सूरज निकलता अचानक से सीधे आ जाता और सीधे गायब हो जाता। पर रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है? स्लोली स्लोली लाइट आती है, क्योंकि हमारे सामने नहीं भी होता है तब भी वो हमें लगता है कि हमारे सामने, वो रहता है यहां पर हमको दिखता वहां। तो धीरे धीरे उसकी रोशनी आती है और धीरे धीरे डूबता, हमको लगता है कि हाँ भाई शाम होने वाली है, सवेरा हो रहा है। सनराइज और सनसेट। नहीं तो क्या होगा? सीधे से एकदम से, जैसे घर की लाइट जलाते हैं, खंबे की लाइट जलती, पोल की या कमरे की लाइट जली, उजाला, लाइट बंदी, हमें पता ही नहीं पड़ता, अचानक हम टहल रहे हैं, सूरज चला गया, टहल रहे एकदम से गप से अंधेरा हो गया। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्रैक्शन। दूसरा, हम नदी में नहाते हैं, नदी की गहराई ये होती पर हमको दिखती ये वाली, रियल डेप्थ ये है पर हमको अपरेंट डेप्थ ये दिख रही, आभासी ये दिख रही है। हमको लगता नहीं गहरा, कूद जाओ, पता बड़ा कूदते हैं, डूब जाते हैं। तो रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है? पहले रस्सी पकड़ लो, कुछ पकड़ के फिर देखो, चेक करो, या किसी और तुझसे तैरते बनते उसको बोलो खड़े हो भाई, देखो जरा क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। और भी एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन के, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। आज घर में प्रैक्टिकल करिएगा, चम्मच डालिएगा ग्लास, कांच के ग्लास में डालिए तो दिखेगी भी बाहर से ये कैसी दिख रही है। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।